हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्लास 10th सेशन 25 से 26 के लिए हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग पहले बेसिक केमिस्ट्री पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग सिलेबस पढ़ा। सिलेबस में हम लोग का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम लोग पूरे बारीकी से पढ़े समझे। उस उसका कल हम लोग देखे थे, अंतिम क्लास था। आज उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। पूरे जो भी इस लेसन से ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही लेसन 1 हमारा समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर जो 2 है हमारा अम्ल क्षार लवण, उसमें हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चैप्टर 1 से जो हमारा है उसका हम लोग क्या देखेंगे आज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। देखिए, हम लोग पहला सवाल अगर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा Na2SO4, ठीक, एरो प्लस BaCl2, ठीक, एरो BaSO4 प्लस, ठीक, 2NaCl। और ऑप्शन दे देगा आपको। पहला ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए कहेगा पहला ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपको वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, आपसे बताइए कि कौन होगा आंसर, इसमें कह देगा। तो देखिए, हम लोग संयोजन अभिक्रिया हम लोग क्या जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में देखिए, अगर पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, दो पदार्थ जुटकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसमें होता है वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नया पदार्थ बनता है, हम लोग जानते हैं, ठीक। संयोजन वियोजन एक दूसरा क्या है, उल्टा है। तो संयोजन वाला में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, अब वियोजन वाला में एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बनता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। इस समीकरण में अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम लोग संयोजन और वियोजन में टिक मारेंगे। ऑप्शन सी में देखते हैं। सी का अगर बात करें तो द्विविस्थापन का परिभाषा कहता है कि द्विविस्थापन के बात करता है अपने आयनों को अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक ना, निर्माण करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं Na2SO4 है और BaCl2 एरो BaSO4 और NaCl बना। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, आयनों का अदला बदली होके दो गो नया पदार्थ बनाया। देखिए, इधर था सोडियम, क्या था, तो सोडियम सल्फेट, ठीक ना, और यहाँ तक कथी बेरियम क्लोराइड, यहाँ बन गया बेरियम सल्फेट, और यहाँ हो गया क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो नया यौगिक बना, तो अपने आयनों को अदला बदली करके दो नया यौगिक बनेगा, उसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो पहला का ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं सवाल नंबर 2 पर, तो उसमें कह रहा है CuO प्लस H2, ठीक, एरो कह रहा है Cu प्लस H2, और कह रहा है कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है, पूछ रहा है। और पहला ऑप्शन दे रहा है उपचयन, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है उपचयन के बाद अपचयन, और तीसरा ऑप्शन दे रहा है क्या चीज़, उदासीनीकरण। तो यही तीन मान लीजिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक, उपचयन, अपचयन और उदासीनीकरण। देखिए, हम लोग देखते हैं
देखिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देखिए सी यू ओ में देखिए सी यू ओ था, यहाँ हो गया सी यू, यानी सी यू में से क्या हो गया, ओ गायब हो गया। देखिए हम लोग दोनों के बारे में समझ लेते, देखिए तीनों ऑप्शन हम लोग समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, उपचयन। तो हम लोग उपचयन में जानते हैं कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी होता है, उसको उपचयन बोलेंगे। ठीक, अपचयन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या होता है, वृद्धि। ठीक, हम लोग यह जानते हैं, ठीक ना। उपचयन के बारे में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। अच्छा, इसमें बात करें हम लोग उदासीनीकरण में, तो उदासीनीकरण में क्या होता है, तो अम्ल प्लस क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, तो लवण और जल। इसमें यही होता है, लवण प्लस जल बनाता है। ठीक, तो इसमें यह होता है। तो देखिए इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि यह अम्ल है या क्षारक है मिल के और लवण तथा जल बना रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले से कट गया। ठीक, अब देखिए हम लोग बात करते, देखिए सी यू ओ में देखिए ओ था। ठीक, सी यू के साथ क्या था, ओ, यहाँ पर ओ गायब हो गया, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी। सी यू ओ में यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या हो गया, तो कॉपर में देखिए सी यू ओ था, यहाँ सी यू हो गया, यानी ऑक्सीजन की कमी। तो ऑक्सीजन की कमी क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीजन की कमी क्या होता है, अपचयन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपचयन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगर हम लोग अगला बात करें, देखिए 3 नंबर अगर ऑप्शन की बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की, तो देखिए 3 नंबर में देखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन की बात करें, जैसे दे रहा है सी यू प्लस ओ टू एरो टू सी यू ओ, कह रहा है बताइए कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, और पहला ऑप्शन दे रहा है अपघटन, अपघटन। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है क्या चीज़, तो उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ठीक ना, तो देखिए उदासीनीकरण। तो देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए हम लोग ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम है उपचयन, का नाम है उपचयन। ठीक ना, तो उदासीनीकरण अभी हम लोग पिछले वाला में ऑब्जेक्टिव में देखे थे। उपचयन भी देखे थे कि उपचयन में क्या था, तो ऑक्सीजन का वृद्धि था, ठीक ना, और हाइड्रोजन की क्या था, कमी था। तो हम लोग देखते हैं इसमें सी यू ओ में देखिए क्या जुट रहा है, तो ओ, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया कॉपर में, ऑक्सीजन की क्या हो गया, वृद्धि। तो इसका क्या हो गया, तो कॉपर का हो गया उपचयन। तो कौन अभिक्रिया आ जाएगा, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, याद रखना है। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं और अपचयन को हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन को हम लोग कहते हैं तो अब अति ऑक्सीकरण अवकरण। अपचयन को देखिए, अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अवकरण बोलते हैं, अवकरण। ऑक्सीकरण को उपचयन को ऑक्सीकरण, अपचयन को अवकरण। तो यहाँ पर देख ले हम लोग सी यू में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी कि उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें आगे, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर लोगों को बात करते हैं, देखिए चौथा सवाल की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए दे रहा है Fe2O3, ठीक, प्लस 2Al एरो Al2O3, ठीक ना, प्लस 2Fe, और पूछ रहा है कि बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन दे रहा है वियोजन, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, वियोजन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको इसमें संयोजन अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, संयोजन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इसमें विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा ऑप्शन इसमें क्या कर रहा है, तो चौथा ऑप्शन इसमें कर रहा है, चौथा ऑप्शन इसमें कर रहा है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। देखिए अभी हम लोग द्विविस्थापन के बारे में देखे थे कि अपने अपने आयनों को अदला बदली करके, आयनों को अदला बदली करता है, ठीक ना, अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, ठीक ना, दो नए यौगिक का निर्माण करता है। ठीक, याद रखना है। अच्छा, हम लोग वियोजन में देखे थे एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में क्या होता है, तो बढ़ जाता है, एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बनता है। संयोजन में देखे थे दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है।
अब विस्थापन में हम लोग जानते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसमें क्या होता है, तो जब कोई परमाणु अपने यौगिक के परमाणु को हटाकर, ठीक ना, अपने यौगिक के परमाणु को हटाकर, यौगिक के परमाणु को हटा देता है, परमाणु को हटाकर उसका ना खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, हम लोग जानते हैं, ठीक, खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, खुद स्थान ग्रहण कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर देखें तो देखिए Fe2O3 था और उसके बाद Al था, यहाँ हो गया Al2O3 और Fe को क्या किया, हटा दिया। यानी देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम जो है वह Fe को हटा दिया, ठीक ना। यानी देखिए एल्युमिनियम क्या हो गया, परमाणु, और यह यौगिक है, तो यह परमाणु जो था यौगिक के परमाणु को हटा के खुद उसके जाके स्थान पर बैठ गया, ठीक ना, खुद उसके जाके स्थान पर बैठ गया, यानी कि Fe को हटा दिया, ठीक, और एल्युमिनियम जाके खुद वहाँ पर बैठ गया। तब कौन अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आपको पूरे बढ़िया से जितना भी ऑब्जेक्टिव का जो भी होता है कॉन्सेप्ट वो हम पूरे बताते चलते हैं, और पूरा चारों जो ऑप्शन होता है हमारा सबका हम लोग सोल्यूशन करते चलते हैं, ठीक। अब देखिए तो हम लोग देख लिए। अब देखिए यहाँ पर ना देखिए यहाँ पर Fe को हटा दिया और एल्युमिनियम खुद जाके वहाँ बैठ गया। इसका मतलब Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है, एल्युमिनियम। आप यह भी याद रखिएगा कि लोहा कम अभिक्रियाशील है और एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तभी जाके उसका स्थान पर बैठ गया है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है और लोहा जो है यानी Fe वह कम अभिक्रियाशील है, ठीक। देखिए संयोजन वियोजन का अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो संयोजन वियोजन का भी अगर हम लोग देखें, संयोजन में वाला में बोल सकते हैं। देखिए संयोजन का अगर हम लोग देखें अगर इसका एग्जाम्पल, तो देखिए H2 + O2 एरो H2O, इस संयोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। या किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, संयोजन का, यह संयोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या कि देखिए दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो यह संयोजन हो जाएगा। उस तरह मान लीजिए वियोजन का कह देगा तो इसी का उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, H2O एरो, ठीक ना। इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, विद्युत धारा, तो हमारा H2 और O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यह हो जाएगा किसका एग्जाम्पल, तो यह वियोजन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। तो संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा और वियोजन में एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ का निर्माण करेगा। आशा करते हैं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग संयोजन वियोजन का बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करें, देखिए कह रहा है, देखिएगा 5वां सवाल है हम लोग का, कह रहा है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। अब देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो अपचयन, ठीक। दूसरा ऑप्शन कर रहा है विस्थापन, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है, तीसरा ऑप्शन अपघटन, ठीक। और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपचयन। तो देखिए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया तो देख चुके हैं। उपचयन देखिए, उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, कथी नाम है, ऑक्सीकरण। अपचयन का दूसरा नाम क्या है, अवकरण, क्या नाम है, अवकरण, ठीक ना। और विस्थापन अभी हम लोग देख लेते हैं, इसी का नाम है प्रतिस्थापन अभी हम लोग देखे थे पिछले, प्रतिस्थापन भी हम लोग देख चुके हैं। अभी देखिए एक अपघटन अभिक्रिया हम लोग नहीं जानते, लेकिन ठीक हम लोग देख लेंगे अभी अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं, देखिए CuO था, ठीक। यहाँ देखिए CuO है, यहाँ Cu में से वो गायब हो गया। तो कहने का मतलब देखिए हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की कमी हाइड्रोजन की वृद्धि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो हमारा आंसर क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया। क्या देखिए यहाँ किसका अपचयन हुआ, तो CuO का, जिसमें से वो गायब हुआ उसका अपचयन, तो CuO का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए Cu में से वो गायब है तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। विस्थापन हम लोग देख लिए हैं कि जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन। यह भी देख लिए। उपचयन में हम लोग देखे हैं क्या चीज़, कि इसमें ना हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, कमी, और ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि। हम लोग यह भी देख लिए, ठीक। अपघटन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए दोस्तों, अपघटन वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया को, वियोजन,
वियोजन अभिक्रिया को हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया को? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल अगर बात करें, सी का एग्जाम्पल अपघटन अभिक्रिया के, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि देखिए कहने का मतलब है जैसे H2O हो गया जल, इसमें हम लोग क्या किए? विद्युत धारा प्रभावित कर दिए, विद्युत धारा यानी करंट प्रभावित की इसमें, तो यह हमारा H2 और O2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यही हो गया वियोजन अभिक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आ गया अपघटन अभिक्रिया। वियोजन को ही हम लोग अपघटन बोलते हैं। संयोजन में क्या होता है? तो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का बनाता है, का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। ठीक, अब आप अपघटन अभिक्रिया समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए आगे की ओर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग को कामा क्वेश्चन टोटल हो गया है, 5 हो गया। देखिए छठा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है Zn प्लस CuSO4, ठीक, एरो, ठीक ना, ZnSO4 प्लस Cu। कहता है बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहला देखिए संयोजन अभिक्रिया कह रहा है, ठीक। दूसरा कह रहा है आपको विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको द्विविस्थापन। और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपको क्या चीज़? तो वियोजन। तो देखिए हम लोग देखिए द्विविस्थापन देखे थे कि क्या करता है? आयनों का अदला बदली होता है। इसमें आयनों का अदला बदली होता है, हमको मालूम है, अदला बदली होता है द्विविस्थापन में। ठीक। आगे देखिए वियोजन में इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? वियोजन को ही अपघटन बोलते हैं, अपघटन। इसमें क्या होता है? देखिए इसमें होता है दो पदार्थ, एक पदार्थ टूटकर, ठीक ना, दो नया पदार्थ का निर्माण करता है। जैसे देखिए H2O एरो, इस पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हम लोग, विद्युत धारा, तो यह हमारा H2 और O2 में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यह वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यानी अपघटन। संयोजन की बात करें तो देखिए इसमें H2 प्लस O2 एरो हमारा क्या हो जाएगा? H2O। यह हमारा संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार और एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए Na प्लस Cl एरो, Na प्लस Cl एरो क्या बनता है? NaCl यानी कि नमक। क्या बनता है? नमक। तो देखिए दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ भी दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ का संयोजन। इसमें क्या होता है? एक पदार्थ टूटकर नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको दो नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग वियोजन बोलते हैं। अब देखिए विस्थापन में हम लोग अभी देखे थे, विस्थापन में क्या था? तो जब कोई परमाणु किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए जिंक है, ठीक, एक परमाणु है। देखिए कॉपर सल्फेट क्या है? तो यौगिक है। देखिए जिंक क्या किया? कॉपर को हटा के और खुद उसका स्थान जाके ग्रहण कर। देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट नहीं होना चाहिए, तो हो गया जिंक सल्फेट। तो कहने का मतलब जिंक जो है वह कॉपर को हटा के कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद जाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो हम लोग उसको बोलते कौन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? विस्थापन। यानी कहने का मतलब है कॉपर कम अभिक्रियाशील है और जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यानी कॉपर में और जिंक में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक। तब ना उसको हटा दिया कॉपर को, आपने जाकर उसका स्थान ग्रहण कर लिया। आशा करते कि आपको यह भी ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे पूछेगा, देखिए कहेगा, देखिए कह देगा, अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या नंबर होगा हम लोग का सवाल, तो देख लेते हैं। 6 नंबर हो गया है, 7वां नंबर सवाल होगा हम लोग का। देखिए कह देगा कि बताइए कौन समीकरण असंतुलित है? कौन समीकरण जो है वो क्या है? असंतुलित है। असंतुलित है, ठीक। पहला ऑप्शन दे देगा आपको H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा, बी नंबर ऑप्शन दे देगा आपको 2KiO3 प्लस एरो 2KCl, ठीक, प्लस 3O2, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको कह देगा PbNO3 के होल ट्वाइस एरो PbO प्लस NO2, ठीक, NO2 प्लस O2। चौथा ऑप्शन आपको कह देगा 2H2 प्लस O2
एरो 2H2O। देखिए कहता है कौन असंतुलित है, मतलब कि दोनों बगल परमाणु संख्या जो बराबर में, देखिए H दूगो है, H दूगो इधर भी, Cl दूगो Cl दूगो, ये संतुलित है। ठीक, यह हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखिए के पोटेशियम दूगो है, यहाँ भी पोटेशियम दूगो। उसके बाद देखिए Cl इधर कै गो है, तो Cl जो देखिए इधर इधर दूगो है, यहाँ भी क्या है, तो यहाँ देखिए एक मिनट रुक जाइए, के ClO3 है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ठीक करना होगा। यहाँ पर क्या है, KCl है, KCl, यहाँ पर KCl है। देखिए Cl दूगो, इधर भी Cl दूगो है, O तीन गो, O एक मिनट, तीन दूना 6 गो है, यहाँ भी तीन दूना 6, यानी यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, यह भी संतुलित है। आगे हम लोग देखते, देखिए H दूना 4, H दूना 4, ऑक्सीजन दूगो, ऑक्सीजन यहाँ भी दूगो है, यानी यह भी हमारा आंसर, यानी बिना कहले हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो C नंबर ऑप्शन होगा, यह असंतुलित है, यानी कंकाली समीकरण। चलिए हम लोग 7 गो ऑब्जेक्टिव देख लिए, 8वां ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए 8वां ऑब्जेक्टिव का बात करें, करा कि कौन कौन क्या है, मान लीजिए कहेगा कौन समीकरण संतुलित है, कौन समीकरण क्या है, संतुलित है, संतुलित है, मान लीजिए कह देगा संतुलित है। पहला ऑप्शन दे देगा आपको Fe प्लस Cl2 एरो FeCl3। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा, मान लीजिए NH4Cl, एक मिनट हो जाइए, NH4NO2, ठीक। उसके बाद कह देगा एरो N2 प्लस 2H2O, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको कह देगा, मान लीजिए Fe प्लस O2 एरो Fe2O3। चौथा ऑप्शन आपको कह देगा KBr, ठीक, प्लस Cl2 एरो KCl प्लस Br2। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन क्या है, संतुलित है। देखिए संतुलित खोजना है हमको, तो देखिए देखते हैं इसमें Fe इधर एगो है, इधर भी एगो है, ठीक। Cl देखिए इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, ये संतुलित नहीं है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, संतुलित खोजना है। आगे देखिए K एगो Cl 2 गो है, Cl एगो है, यह भी संतुलित नहीं है। Fe देखिए एगो, इधर भी Fe 2 गो, यह भी संतुलित नहीं है। चलिए देखते हैं, एक नाइट्रोजन इधर 2 है, एक मिनट, देखिए एक एक 2 गो, इधर 2 गो नाइट्रोजन है, इधर भी 2 गो नाइट्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन देखिए 4 गो, हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन, यानी कि हमारा आंसर कौन होगा, तो बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए फिर आपसे पूछ देगा, फिर मान लीजिए पूछ देगा कौन समीकरण संतुलित है। 9वां नंबर सवाल होगा, कौन समीकरण संतुलित है, कौन समीकरण क्या है, संतुलित है, संतुलित है। देखिए पहला ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए क्या चीज़, तो Mg प्लस O2 एरो MgO, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको H2 प्लस Cl2 एरो HCl, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है Fe प्लस Cl2 एरो FeCl, ठीक। चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2। कहता है कि कौन क्या है, तो कौन संतुलित है। तो देखिए इधर देखिए ऑक्सीजन 2 गो है, इधर 1 गो है, इसका मतलब ये नहीं होगा संतुलित, ठीक। आगे देखिए H 2 गो, H एगो है, ये भी संतुलित नहीं है। चलिए Fe एगो Cl 2 गो, इधर Cl एगो, ये भी संतुलित नहीं। हमारा ऑप्शन कौन होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। हमारा आंसर क्या होगा, डी नंबर। देखिए Zn एगो H 2 गो, O 4 गो, O एक मिनट, वो देखिए क्या वो है, वो यहाँ पर एक मिनट H2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ H2 है, ठीक। वो देखिए हम लोग H 2 गो, O 4 गो, इधर भी O 4 गो, S एगो, यानी कि हमारा यही ऑप्शन जो है संतुलित है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 9 गो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए। चलिए अगला देखिए 10वां ऑब्जेक्टिव का बात करें। देखिए 10वां ऑब्जेक्टिव करा है CaCO3, ठीक, एरो CaO प्लस क्या दे रहा CO2। देखिए करा बताइए किस प्रकार का समीकरण है। पहला ऑप्शन करा वियोजन,
दूसरा वियोजन के बाद देखिए संयोजन, ठीक, संयोजन। तीसरा प्रतिस्थापन, ठीक, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। देखिए पहला अगर ऑप्शन की देखिए पहला ऑप्शन कहता है वियोजन किसको बोलते हैं, तो इसमें ना एगो पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बनेगा, ठीक। देखिए एक पदार्थ टूटकर दो नया पदार्थ बन रहा है, तो ऐसी पहला ऑप्शन हो गया, ठीक। बाकी तो चेक ही नहीं करना है। संयोजन में हम लोग जानते हैं दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। अब प्रतिस्थापन हम लोग जानते करते हैं कि अपने जब कोई परमाणु अपने यौगिक के परमाणु को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो हम लोग उसको कथी बोलते हैं, प्रतिस्थापन। अगर इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए Zn प्लस H2SO4, ठीक ना, आयरो हमारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। देखिए यह हमारा आ जाएगा कथी, देखें, हाँ ये हो जाएगा, ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया का यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्योंकि देखिए यह क्या है, इसको हटाकर खुद उसका जाके स्थान यहाँ पर देखिए ग्रहण कर लिया, किसका, हाइड्रोजन का। तो ये हम लोग जानेंगे। चलिए 10 का ऑब्जेक्टिव हो गया। आगे के ऑब्जेक्टिव देखते हैं 11वां नंबर। देखिए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव 11वां नंबर ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात करते। देखिए कह रहा है H2S प्लस I2 एरो 2HI, ठीक, 2HI और प्लस S में कहता है कौन उपचायक है, कौन क्या है, उपचायक है, उपचायक है। हम लोग देखे हुए सभी सारा हम लोग पढ़े हुए हैं। देखिए आपको अगर उपचयन अपचयन उपचायक अपचायक अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पिछले लेक्चर जाके शुरू से पूरा देखिए। पूरा केमिस्ट्री को हम लोग धुआं करके पढ़ाए हुए हैं। उपचायक है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दे रहा है, देखिए कह रहा है H2S, ठीक। दूसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें I2, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे रहा है इसमें HI और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है S। देखिए कहता है कौन उपचायक है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसमें देखते हैं हम लोग H2S में। देखिए H2S में देखिए यहाँ S के साथ क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ देखिए गायब हो गया, यानी देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन की कमी। तो देखिए S के साथ क्या था, हाइड्रोजन, यहाँ S के साथ हाइड्रोजन गायब, यानी यहाँ पर क्या हो गया, तो उपचयन हुआ किसका। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग देखें, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग देखें तो H2S का क्या हुआ, उपचयन हो गया, उपचयन। H2S का क्या हुआ, उपचयन कला। क्या देखिए सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन गायब हो गया, यानी कि हाइड्रोजन की कमी। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के वृद्धि हाइड्रोजन की कमी क्या होता है, तो उपचयन, ठीक। तो यहाँ H2S का क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब देखिए बताइए अगर यहाँ पर आई नहीं रहता, यानी कि यह जो आयोडीन है अगर नहीं रहता, क्या इसमें से हाइड्रोजन यहाँ गायब होता। अगर यह आई नहीं रहता, ठीक ना, कि अगर यह आयोडीन नहीं रहता तो क्या यहाँ पर से हाइड्रोजन गायब होता, क्या इसमें से लेता हाइड्रोजन, नहीं लेता। तो किसके कारण हुआ उपचयन, तो यह आयोडीन के कारण, यानी इस आयोडीन के कारण। तो जिसके कारण उपचयन होगा उसका क्या होगा, जिसके कारण उपचयन होगा वह उपचायक होगा। यहाँ पर I2 क्या आ जाएगा, हमारा उपचायक। I2 क्या होगा, उपचायक है कि इसके कारण अगर ये नहीं रहता तो इसमें से हम लोग देखें सल्फर में से हाइड्रोजन गायब नहीं होता, ठीक। अगर ये न रहता तो जिसके कारण होगा उपचयन उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उपचायक। तो यहाँ पर I2 क्या है, उपचायक। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की हम लोग अगर बारी करते हैं, 10 गो ऑब्जेक्टिव देख लिए, 11वां ऑब्जेक्टिव के देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए इसमें से बताना रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण बताना है। रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है, देखिए पहला ऑप्शन है CaO CaCO3। एक मिनट ये गलती हो रहा है, CaCO3 ना होता है,
CO3 एरो CaO प्लस CO2। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिए H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। ठीक, तीसरा ऑप्शन देखें तो कह रहा है CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O। ठीक, चौथा ऑप्शन हम लोग बात करें डी नंबर कह रहा है NaOH ठीक प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। देखिए इसमें से क्या कहा है, इसमें से कह रहा है कि रेडॉक्स अभिक्रिया का हम लोग को क्या बताना है, समीकरण। रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या बताना है, समीकरण बताना है। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या बताना है, समीकरण। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर CaCO3 है। देखिए यह तो रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण कहीं से नहीं लग रहा है, यह किसका है, यह देखिए हम लोग वियोजन का है, यह वियोजन अभिक्रिया है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग देखें तो देखिए अगर इस सवाल में हम लोग देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण अगर देखते हैं हम लोग, अच्छा इधर देखें यह भी कहीं से रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण नहीं लग रहा है, ठीक ना, यह भी नहीं होगा। ठीक, अगर इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण अगर देखते हैं CaO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण नहीं लग रहा है, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर आई यह तो नहीं है, यह वियोजन का है। तो कहने का मतलब है कि यही हमारा H2 प्लस Cl2 एरो HCl, ठीक ना। क्या कि देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, तो कुछ तो दिया नहीं है इसमें, क्या करें, कुछ तो दिया नहीं है, क्या करना होगा, इसे तो छठी रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी ही नंबर पर जाएगा, क्योंकि देखिए यह पहलू का छठी रहा है, वियोजन है। ठीक, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, ना इसमें कुछ है ना इसमें कुछ है। तो इसको हम लोग देखें, इसमें तो देखिए हाइड्रोजन का तो देखिए इसमें वृद्धि हो रहा है, ठीक ना, क्लोरीन में हाइड्रोजन का वृद्धि तो इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है। क्या करें, इस क्वेश्चन को क्या करें, सस्पिशन में डालते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करें, सस्पिशन में डालते हैं, लेकिन ऑप्शन देखें अगर हम लोग बुक में तो यही वाला दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको देखना होगा थोड़ा सा बाद में इसको देखेंगे, ठीक ना, याद रखना है, इसको हम लोग सस्पिशन में रखते हैं। ठीक, ये सस्पिशन का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में हम लोग बात करें, देखिए क्वेश्चन कर रहा है अगला, हम लोग कगो सवाल देख लिए, उस क्वेश्चन को बाद में थोड़ा सा सस्पिशन में हम लोग देखेंगे, फिर से थोड़ा सा इसको देख लेंगे एक मरते। हम लोग देख लिए थे क्या नंबर सवाल, देखिए 11 देख लिए, 12, चलिए 13 नंबर सवाल की ओर देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, मान लीजिए कह देगा क्वेश्चन श्वसन बताइए किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक, अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन आपको दे देगा उपचयन, दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा संयोजन, तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा ऊष्माक्षेपी, और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा ऊष्माशोषी। देखिए हम लोग पिछली लेक्चर में देख लिए हैं कि हम लोग श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए उपचयन हम लोग जानते हैं, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसको उपचयन बोलते हैं। संयोजन में हम लोग देखे थे कि दो पदार्थ मिलकर और एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, तो हम लोग देखे थे उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है, तो ऊष्मा निकलता है, यानी ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा बनता है। और इसमें देखे ऊष्माशोषी में तो उत्पाद के साथ साथ हम लोग देखे थे ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है।
तो श्वसन में हम लोग जानते हैं, देखिए श्वसन में हम लोग क्या करते हैं, तो श्वसन में भी क्या ऊर्जा बनता है, तब ना हम लोग क्या करते हैं अति उष्मा बन, श्वसन में ऊर्जा बनता है या ऊर्जा निकलता है तभी हम किसी काम को कर पाते हैं। इसलिए श्वसन को कोना भी क्रिया कहेंगे उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, याद रखना। श्वसन को कोना भी क्रिया कहेंगे उष्मा छेपी, क्योंकि उसमें देखते हैं हम लोग उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा बनता है, ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा निकलता है, तभी हम लोग किसी काम को कर पाते हैं। ठीक, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास होता है तो उष्मा शोषी, और उष्मा का निर्माण होगा यानी ऊर्जा का, उष्मा ये बोले तो चाहे ऊर्जा बोले तो एक के बात है। तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उष्मा छेपी। इसलिए हम लोग श्वसन में क्या होता है, उष्मा श्वसन अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, तभी हम लोग किसी काम को कर पाते हैं। इसलिए श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला हम लोग 14 नंबर सवाल पर देखते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल की हम लोग अगर बात करते हैं, देखिएगा कहेगा, आप क्वेश्चन कह देगा, मान लीजिए कि बताइए उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ठीक, पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, ठीक। दूसरा ऑप्शन कहेगा हाइड्रोजन का वियोग, हाइड्रोजन का वियोग, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सभी। तो देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग यानी ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, जुड़ता है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना, तो ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, जुड़ता है, ठीक। और हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन की कमी यानी हाइड्रोजन क्या होता है, तो हटता है, हाइड्रोजन हटता है। तो वियोग मतलब होता है हटना, संयोग मतलब होता है जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। यानी कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी सभी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देख लिया। अगला 15 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। देखिए अगला ऑब्जेक्टिव कह देगा, देखिए हम लोग कह देगा फेरस सल्फेट का रंग बताइए कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है श्वेत, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन कर रहा है हरा, तीसरा ऑप्शन कर रहा है लाल, और चौथा ऑप्शन कर रहा है भूरा। तो देखिए हम लोग देखते हैं फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है, याद रखना कैसा होता है, हरा, याद रखना है। हम लोग कल के वीडियो में भी देखे थे सबका रंग कैसा कैसा होता है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो सर देखिए हम लोग देखते हैं N2O NO2 यानी क्या चीज़, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है, धुएं का रंग होता है, धुएं का रंग होता है। तो पहला ऑप्शन कह देगा भूरा, ठीक। दूसरा ऑप्शन कह देगा लाल, तीसरा ऑप्शन कह देगा हरा, और चौथा ऑप्शन कह देगा आपको पीला। तो याद रखना है NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुएं का रंग होता है कैसा होता है, तो भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा। याद रखना, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके, पिछले लेक्चर में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है धुएं का, वह कैसा होता है, भूरा होता है। अगले हम लोग देखते हैं 16 क्वेश्चन का 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह देगा, देखिए कि देखिए कहता है सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं AgCl, ठीक ना। AgCl का रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है पूछ रहा है, ठीक। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है श्वेत, ठीक। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है पीला, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है काला, और चौथा ऑप्शन दे रहा है हरा। तो देखिए हम लोग देखे थे सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है, हम लोग देख चुके हैं कैसा होता है, हरा होता है, ठीक ना, याद रखना है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, हरा। हम लोग अगर आप लोग पिछले का लेक्चर नहीं देखे केमिस्ट्री का, तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है कैसा होता है, हरा होता है, ठीक ना। आगे देखिए आपको फिर उससे अगला सवाल अगर आपसे पूछ देगा, देखिए
मान लीजिए सवाल पूछेगा कि जब मैग्नीशियम के मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, जो उससे उत्पन्न जो होता है, उत्पन्न आग की लौ न निकलता है, जो मतलब कि हम लोग देखते हैं जलाते हैं लकड़ी उकड़ी तो लाल टाइप का लौ होती है। कैसा तो बता, कैसा होती है बता, पूछ रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है मान लीजिए पीला, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है नीली, ठीक, नीली। तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है मान लीजिए क्या चीज़, तो चमकीला उजला, ठीक, चमकीला उजला। और चौथा ऑप्शन कह रहा है लाल, ठीक ना। तो याद रखना है, अगर हम लोग मैग्नीशियम के फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की जो लौ होती है वह कैसा होता है, तो चमकीला उजला होता है। चमकीला कैसा होता है, उजला होता है, ठीक। हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। देखिए सिल्वर क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग पूछ रहा है कि कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा, एक मिनट ये गलत हो गया, यहाँ पर काला होगा सिल्वर क्लोराइड का रंग। देखिए यहाँ पर काला नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हरा नहीं बल्कि क्या होगा, काला होगा। देखिए यहाँ पर गलती हो गया है, यहाँ पर क्या था, हरा था, ठीक ना। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है, देखिए देखिए जो भी चांदी का सिल्वर क्लोराइड, ठीक ना। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग अगर हम लोग बात करें सिल्वर क्लोराइड के, देखिए दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है हरा होता है। थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा हम कन्फ्यूजन में थे। देखिए क्या कन्फ्यूजन में से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, सी नंबर ऑप्शन में काला है। देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ना वह हरा ही होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग समझा देते हैं, देखिए हम लोग समझ लेते हैं इसके आगे वाला वीडियो में। देखिए जैसे कहने का मतलब है, देखिए हम लोग देखते हैं तांबा के बर्तन की अगर बात करें, देखिए तांबा के बर्तन के बाद हम लोग कुछ समय के बाद देखिए उसमें जो संक्षारण होता है वह हरे रंग का होता है, तांबा के बर्तन पर हरे रंग का। और वह क्या चीज़ होता है, तो वह होता है कॉपर कार्बोनेट होता है, ठीक ना। तो आपसे अगर पूछेगा तांबे के बर्तन पर तो हरा बोलना है, तांबे के बर्तन पर कैसा रंग, हरा रंग के, वह क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट। अच्छा अगर आपसे पूछे चांदी के बर्तन हो या चांदी के आभूषण हो, चांदी के बर्तन या चांदी के आभूषण, इस पर काले रंग का कहना है, काले रंग का, ठीक ना। वह क्या होता है, तो वह जो संक्षारण होता है वह सिल्वर सल्फाइड का होता है, सिल्वर सल्फाइड का। तो कहने का मतलब यह कन्फ्यूजन था, जो कि कन्फ्यूजन हम क्या कर लिए, दूर कर लिए। तो देखिए अगर सिल्वर क्लोराइड का कहेगा, सिल्वर क्लोराइड, तो वो क्या था, तो सिल्वर क्लोराइड का क्या था, हरा था, सिल्वर क्लोराइड का क्या था, हरा था, ठीक ना। अगर तांबे के बर्तन पर कहेगा कि कुछ समय के बाद जो संक्षारण होता है किस रंग का, तो हरे रंग का, कॉपर कार्बोनेट का परत उस पर जम जाता है, ठीक। चांदी का बर्तन हो गया या फिर चांदी का गहना हो गया, उस पर जो जो संक्षारण का जो परत होता है वह सिल्वर सल्फाइड का होता है, यानी कि काले रंग का। तो चांदी के बर्तन या चांदी के आभूषण पर कहेगा तो काले रंग का होता है, परत चढ़ जाता है, ठीक ना, संक्षारण सिल्वर सल्फाइड। और तांबा के बर्तन पर अगर कहे हम लोग कुछ समय के बाद, तो हरे रंग का जो उस पर परत यानी संक्षारण बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का। और वहाँ था क्या चीज़ क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में था क्या चीज़, क्वेश्चन में था, देखिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो क्वेश्चन में था, यहाँ था क्वेश्चन सिल्वर क्या था, क्लोराइड। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, हरा होता है। आशा करते हैं कि आपको यह बात समझ में अब आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन था हम लोग दूर कर लिए, कन्फ्यूजन जो भी था हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं था। देखिए सिल्वर क्लोराइड का तब हरा, तांबा के बर्तन तो हरा रंग का, कॉपर कार्बोनेट का परत जमता है उस पर, चांदी का आभूषण चांदी के बर्तन तो काला, सिल्वर सल्फाइड का, ठीक। अब आपको भी यह चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर अगर हम बात करें तो आपसे पूछ सकता है, फिर मान लीजिए इसे कह देगा कि बताइए बुझा हुआ चूना का सूत्र का, जय नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए 17, 18, 19 जो भी हो,
ठीक ना। बूझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। बूझा हुआ बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का सूत्र, ठीक ना। तो याद रखना, बूझा हुआ चूना का सूत्र कहेगा तो देखिए, ठीक। ऑप्शन पहला दे रहा है ZnSO4 ना, एक मिनट रुक जाइए। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है क्या चीज़, तो CaO। दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है, याद रखना है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। CaOH का होल ट्वाइस दे रहा है, CaOH का होल ट्वाइस दे रहा है, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है, मान लीजिए क्या चीज़, तो दे रहा है CaCO3। और चौथा ऑप्शन आपको दे रहा है Ca। तो देखिए Ca तो ये तो परमाणु है, क्या कैल्शियम है, तो सिंपल बात है, कैल्शियम या कैल्शियम है या क्या है, तत्व है यानी परमाणु है। इसका अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या कितना था कैल्शियम का, तो 17 होता है। परमाणु संख्या की अगर बात करें कैल्शियम का तो 17 होता है, ठीक। अगर हम लोग बात करें परमाणु संख्या हो गया, अगर संयोजकता की बात करें, अगर इसको संयोजकता की बात करें, तो संयोजकता अगर पूछेगा तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक। याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इससे पूछे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कहे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या बताएंगे, 287 क्या होता है, 2287। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका कितना, 287। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 287, याद रखना है। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 17, संयोजकता 1 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287, आपको समझ में आ गया। देखिए यह इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को बोलते हैं हम लोग चूना पत्थर, कथी बोलते हैं, चूना पत्थर, ठीक, चूना पत्थर। इसी को हम लोग बोलते हैं खड़िया, खड़िया, ठीक ना, खड़िया, चौक बोलते हैं, खल्ली, ठीक ना, खल्ली, इसी को बोलते, याद रखना है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं संगमरमर, कथी बोलते हैं, संगमरमर, संगमरमर, याद रखना है, ठीक ना, संगमरमर इसी को बोलते हैं। अब देखिए यह जो हुआ है, देखिए कहता बूझा हुआ चूना, देखिए इसका नाम अगर बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना इसी को बोलते हैं, यानी CaOH के होल ट्वाइस, हमारा ऑप्शन यही हुआ। इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, याद रखना, ठीक ना। तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यह जो है, यह है बिना बूझा हुआ, देखिए बूझा हुआ चूना CaO, अब बिना बूझा हुआ कहेगा तो CaO होगा, ठीक ना। बूझा हुआ चूना CaOH के होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बिना बूझा हुआ चूना कहेगा, बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, तब हम लोग टिक मारेंगे क्या चीज़ में, CaO में। इसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, एक और नाम कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो याद रखना है। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपसे पूछ सकता है, फिर मान लीजिए, देखिए अगला सवाल की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए आपसे पूछ देगा अगला सवाल कि क्वेश्चन कह देगा कि बताइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, बताना है अभिक्रिया। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं उत्पाद के साथ साथ ना, उत्पाद के साथ साथ क्या निकलता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। ऊष्मा क्या होता है, उत्पन्न होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, हम लोग देखते हैं ऊष्मा, इसी को हम लोग ऊर्जा भी बोलते हैं, ठीक। तो देखिए ऑप्शन देख लेंगे, उसी के अनुसार टिक मार देंगे। देखिए पहला ऑप्शन है N2+O2 एरो 2NO, ठीक ना। अब माइनस में दिया है क्या चीज़, तो माइनस में दे दिया है, क्या दे ले है, जो भी लिख ले है जूल लिख ले है, जूल, ठीक। अब देखिए दूसरा ऑप्शन दे ले हम लोगों का C+O2 एरो CO2 प्लस 94.05 कैलोरी, उसके बाद में किलो कैलोरी, उसके बाद में देखें किलो कैलोरी, एक मिनट रुक जाइए, किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी,
ठीक, तीसरा ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 एरो हम लोग बात करें H2 प्लस I2 प्लस देखिए यहाँ 11.82 11.82 किलो कैलोरी। ठीक, अब एरो 2HI है, 2HI देखिए। तो देखिए इसमें देखिए तो देखिए अगर उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो देखिए इसमें क्या निकल रहा है, तो इसमें ना ऊर्जा क्या हो रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है ऊर्जा का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए अगर ना ऊष्मा का अगर ऊष्मा निकले, अगर ऊष्मा का निर्माण होगा, ठीक ना, तो याद रखना है ऊष्मा अगर बनेगा, निर्माण होगा यानी बनेगा, तो उसमें ना प्लस का निशान आएगा। क्या चीज़ में? प्लस का। अगर ऊष्मा का याद रखना है, ऊष्मा का अगर ह्रास होगा तो उसमें माइनस का निशान होगा। इसमें ऊष्मा का ह्रास हो रहा है और ऊष्मा का ह्रास होता है तो ऊष्मा शोषी बोलते हैं, ये ऊष्मा क्षेपी है, यानी ऊष्मा का इसमें क्या होगा, ऊष्मा का इसमें निर्माण होगा, तो ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी नहीं निकल रहा है ऊष्मा, ठीक ना, नहीं निकल रहा, निर्माण नहीं होता, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी नंबर। क्या कि देखिए यहाँ पर CO2 प्लस 94.45 किलो कैलोरी। देखिए यहाँ पर ऊर्जा क्या हो रहा है? ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, प्लस है, ऊर्जा क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर माइनस है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगा, ठीक ना, अगर माइनस लगा तो याद रखना ऊष्मा शोषी, अब प्लस है तो ऊष्मा क्षेपी होगा। इस बात को दिमाग में हटा लेना है, यानी उत्पाद के साथ साथ क्या है? ऊर्जा बन रहा है, ऊर्जा निर्माण हो रहा है, इसलिए यह ऑप्शन होगा। ठीक, यहाँ पर ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। ये ऊष्मा से शोषी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये ऊष्मा शोषी हो जाएगा, याद रखना, शोषी, ठीक ना, ये जो पहला ऑप्शन है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख रहे हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, कह देगा मान लीजिए शरीर में भोजन का पचना, भोजन का जो होता है, जो भोजन पचता है, ठीक ना, भोजन का जो पाचन होता है यानी भोजन का पचना, बताइए, कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की क्या है? अभिक्रिया है। तो हम लोग देखे हुए हैं, जो हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक ना, कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा अभिक्रिया होता है, हम लोग अच्छा तरीका से देख चुके हैं। तो अभिक्रिया क्या होता है? तो कह रहा है कि अभिक्रिया है, ठीक ना, हमारे शरीर के अंदर भोजन का पचना। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दे रहा है क्या चीज़? तो अवकरण, ठीक ना। दूसरा ऑप्शन दे रहा है ऑक्सीकरण, क्या है? ऑक्सीकरण। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है उदासीनीकरण। याद रखना है, जो शरीर में जो भोजन का पाचन होता है वह कौन अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया है? याद रखना, ऑक्सीकरण। तो शरीर में भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। कौन अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। अब देखिए आपसे अगला ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, मान लीजिए अगला ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, बताइए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए अगर इस तरह का सवाल आएगा तो देखिए साग सब्जी जो होता है विघटित होकर कंपोस्ट, यानी जो भी साग सब्जी होता है जो गल उल जाता है पूरा, ठीक, गल कर जो कंपोस्ट यानी जो हमारा खाद बनता है, वह पूछ रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है?
तो याद रखना है यह जो हमारा है वह ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी कौन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। तो याद रखना है जो हमारा साग सब्जी है जो मतलब कि गल कर जो कंपोस्ट यानी जो खाद बनता है, ठीक ना, वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो याद रखना है ऊष्माक्षेपी कौन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी। तो हम लोग जान गए कि जो साग सब्जी जो विघटित होकर जो सड़गल के जो कंपोस्ट बनता है, जो खाद टाइप का बन जाता है सड़गल के बाद, वह भी कौन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, अगर बात करते हैं अगला ऑब्जेक्टिव का, अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन कह देगा, क्वेश्चन कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग एक मिनट हो जाइए, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि लोहे पर जो जंग लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। और जो जंग लगता है वह कैसा होता है, लाल भूरे रंग का, लाल भूरे रंग का होता है, लाल भूरे रंग का, याद रखना है। तो लोहे पर जंग लगता है कैसा, तो लाल भूरे रंग का। ठीक, अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग बात कर, देखिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम लोग जो चिप्स जो होता है, चिप्स के थैली में, ठीक ना, चिप्स के थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। चिप्स के थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस हम लोग भरते हैं, कौन सी गैस क्या करते हैं उसमें भरते हैं चिप्स के थैली में। जो हम लोग कुरकुरे खाते हैं, उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकाल कर उसमें हम लोग भरते हैं नाइट्रोजन गैस। कौन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस, याद रखना है, नाइट्रोजन गैस हम लोग भरते हैं। तो जो भी हम लोग कुरकुरे खाते हैं उसमें से चिप्स का उपचयन ना हो, ठीक ना, इसलिए उसमें से हम लोग ऑक्सीजन निकाल देते हैं। ऑक्सीजन निकाल कर, कौन गैस निकाल कर, ऑक्सीजन, याद रखना है, ऑक्सीजन गैस निकाल लेते हैं और उसमें भरते हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस, ठीक ना, ताकि चिप्स का उपचयन न हो, उसका स्वाद काफ़ी दिनों तक अच्छा बना रहे, इसीलिए। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं ऑब्जेक्टिव अगला अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए पूछ रहा है, मान लीजिए अगला सवाल, देखिए आपसे अगला ऑब्जेक्टिव अगर पूछ सकता है क्वेश्चन, मान लीजिए कह देगा कि किस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो याद रखना है, हम लोग देखे अभी शुरू से देखते आ रहे हैं कौन अभिक्रिया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो हम लोग देखे थे आयनों का आदान प्रदान होता है। हम लोग अभी जस्ट इसका एग्जाम्पल भी हम लोग बहुत सारा पीछे देखे थे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, आगे देखिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं देखिए आपसे अगला सवाल पूछ देगा, मान लीजिए, देखिए किसी भी टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है, बस आप कॉन्सेप्ट समझिए तो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे देगा 2FeSO4, ठीक, एरो कह देगा Fe2O3 प्लस
SO2 प्लस SO3 बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हम लोग देखे थे एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक अगर नया पदार्थ बनता है तो उसको हम लोग कौन अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन। कौन अभिक्रिया, वियोजन, या उसी को क्या बोलते हैं, अपघटन। अपघटन। तो देखिए कहने का मतलब यहाँ देखिए एक पदार्थ है टूट कर, देखिए 1 2 3 नया पदार्थ बना, तो एक पदार्थ टूट कर नया पदार्थ 3 को बनाते हैं, कौन अभिक्रिया होगा, वियोजन, यानी इसी को अपघटन अभिक्रिया भी हम लोग कहते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन कह देगा, मान लीजिए आपको जैसे अगला सवाल देखिए, अब कुछ भी सवाल परीक्षा में आ सकता है। जैसे मान लीजिए दे दिया कि बताइए H2 प्लस O2 एरो H2O, बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए दो पदार्थ जुड़कर अगर एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो हम लोग उसको कौन अभिक्रिया बोलते हैं, संयोजन। कौन अभिक्रिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा संयोजन। संयोजन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ क्या बनाया, जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, जल बना दिया, एक नया पदार्थ बनाया, इसलिए इसको हम लोग कौन अभिक्रिया बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इस तरह हम लोग अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वो बात करिए। जैसे मान लीजिए सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको सवाल करेगा कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, तो याद रखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभिकारक। हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले ही शुरू के लेक्चर में देख लेते थे हम लोग कि अभिकारक। जैसे मान लीजिए Na प्लस Cl एरो हमारा क्या बना, NaCl, यहाँ पर Cl2 होगा। तो कहने का मतलब है देखिए यहाँ पर यह जो हुआ, जो सोडियम और क्लोरीन मिल के जो नमक बनाया, यह हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया, उत्पाद। ठीक, और जो भाग लिया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछ सकता है, देखिए मान लीजिए कह देगा, देखिए एक थोड़ा सा ना, जैसे मान लीजिए एक सवाल है दे दिया, जिंक और तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तथा क्या करा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से कौन सी गैस निकलती है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अगर अभिक्रिया होता है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए इसको हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए क्या समझेंगे, तो देखिए याद रखना है, धातु अगर याद रखना है अम्ल से अभिक्रिया करेगा, ठीक ना, तो बनाएगा लवण। धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया बनाएगा तो लवण तथा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस। याद रखना है, धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण और कौन गैस मुक्त करेगा, कौन गैस, तो याद रखना है हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, मुक्त करेगा। तो देखिए धातु जिंक क्या है, तो धातु हम लोग जानते हैं, प्लस H2SO4 क्या है, तो H2SO4 हम जानते हैं कि अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। तो इधर जो बनेगा ZnSO4 यह क्या हो गया, अम्ल हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल कौन गैस मुक्त करेगा, तो हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर अगर हमारा कौन गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। तो कहने का मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस। कौन गैस मुक्त करता है, तो याद रखना है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कह देगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है? किस पदार्थ में, या फिर कह देगा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का क्या ह्रास कहलाता है? ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो देखिए हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी, इसी को ह्रास बोलते हैं, ठीक ना। इसी को ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलते हैं? कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रास। तो हाइड्रोजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है हमारा? तो अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि करा ऑक्सीजन का ह्रास तो हमारा क्या होगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें कह देगा, मान लीजिए क्वेश्चन अगला कह देगा, मान लीजिए कह देगा क्या चीज़? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, क्या कह देगा? ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग, देखिए ऑक्सीजन का योग का है। ऑक्सीजन का योग का मतलब वृद्धि। तो ऑक्सीजन का वृद्धि क्या कहलाता है? हम लोग जानते, देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी क्या कहलाता है? तो हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? उपचयन होगा हमारा। ठीक। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको अगला सवाल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारा सवाल है, हम लोग देख सकते हैं, ठीक ना। हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत सारा जान गए, बहुत सारे सवाल का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगला सवाल आपसे कह सकता है, अगला सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह देगा देखिए क्वेश्चन कह देगा मान लीजिए कि जल के एक अणु में, देखिए जल यानी कि H2O, या क्या है? जल है। देखिए जल का सूत्र होता है H2O। तो जल के एक अणु में कह देगा, देखिए यह हो गया ओजोन। देखिए यह ओजोन का एक अणु, देखिए अणु बोलेगा तो यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर। तो यह ओजोन का एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हो जाएगा। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो 3 परमाणु हो जाएगा, ठीक, परमाणु हो जाएगा। उस तरह कह रहा है यहाँ पर, देखिए कि जल के एक अणु यानी यहाँ पर देखना है, ठीक ना, यहाँ पर। तो जल के एक अणु में कह रहा है कि बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या बताइए? परमाणु संख्या का अनुपात। देखिए हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन हम लोग देख रहे हैं 2 गो है। ऑक्सीजन का गो है? 1 है। तो हम लोग बोल देंगे इसका आंसर क्या? 2:1। 2:1। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर अनुपात पूछे, परमाणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात करेगा, तो हाइड्रोजन का गो है? 2 गो है। ऑक्सीजन का गो 1 है। तो हाइड्रोजन के जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है। लेकिन अगर कह देगा भार का अनुपात बताइए, भार का अनुपात, ठीक ना, यही क्वेश्चन में कह देगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात बताइए, तो हम लोग बोलेंगे 1:8। भार का अनुपात कितना बोलेंगे? 1:8, ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन कह देगा कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात है 2:1, और जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात बताइए, तो 1:8 कितना बोलेंगे? 8। 1:8 कितना बोलेंगे? 8। अगर कह देगा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो 3 परमाणु। कितने परमाणु? 3 परमाणु, याद रखना है, ठीक। तो हम लोग का यहीं पर ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है चैप्टर 1 का।
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव यह कैसा लगा। ठीक, पूरे बढ़िया से विश्लेषण के साथ हम पूरे ऑब्जेक्टिव देखें। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी का इसका लाभ मिल सके। अब हम लोग कल से अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार लवण चैप्टर जो हमारा चैप्टर 2 है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और कल से इसको फिर हम लोग चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।